वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? होप सभी फाइन होंगे। तो आई एम जतिन दानी। टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज योर मोल कंसेप्ट। Mole concept is very important in chemistry. Why it is so much important in chemistry? Because mole concept you have already done in the 9th classes. ICSE students are going to done mole concept in the 10th class, and plus one students will going to do in their chemistry chapter number 1, and plus two students will going to do that mole concept in a chapter 2. So मतलब ये 9, 10, plus 1, plus 2 सभी क्लासेस के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन यहाँ पे ये है सबसे पहले कि मोल कंसेप्ट का मीनिंग आपको पता है, तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मोल? मोल क्या चीज है हमारे पास, तो डिफाइन करना पड़ेगा कि मोल क्या है। व्हाट इज मोल? मोल क्या होता है हमारे पास ना। तो मोल को डिफाइन करने के लिए हम एग्जांपल्स ले लेते हैं। वी विल कंसीडर एग्जांपल्स, उसके बेसिस के ऊपर आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहली एग्जांपल हमारे पास है, दैट इज 1 डजन बनाना। ठीक है, 1 डजन बनाना है हमारे पास। 1 डजन बनाना कितने होते हैं हमारे पास? देयर आर 12 पीसेस ऑफ बनानास आर देयर इन 1 डजन। 1 डजन में 12 बनानास होते हैं हमारे पास। ठीक है, तो नेक्स्ट है हमारे पास 12 डजन बनानास। तो हमारे पास कितने होंगे? 144 हो जाएंगे। ठीक है, और ये जो है 144 12 डजन, अच्छा इसको एक और चीज बोल देते हैं, 1 ग्रॉस भी बोल देते हैं मैथमेटिक्स टर्म में। ठीक है, तो मतलब हमारे पास दो नई टर्म्स आपको पता लगी यहाँ पे, एक तो डजन और एक कौन सी पता लगी? ग्रॉस। ये दोनों टर्म्स जो है इसके अंदर हमारे पास क्या है? इसके अंदर है 12 पीसेस है हमारे पास बनाना के। इसके अंदर कितने हैं हमारे पास? 144 पीसेस है हमारे पास किसके? बनाना के। तो सिमिलरली हमारे पास यहाँ पे है 1 मोल। अगर मैंने आपको बोला ना दैट 1 मोल बनाना, तो इसका मतलब क्या होगा? 1 मोल बनाना का मतलब है कि इसमें 6.022 10⁻23 बनानास आर प्रेजेंट। इसमें हमारे पास इतने बनानास प्रेजेंट है। ठीक है, तो 1 मोल क्या है हमारे पास? ये सिमिलर टर्म है डजन और ग्रॉस के। तो इसमें हमने एक फिक्स नंबर ऑफ बनानास या सब्सटेंस को रखा हुआ है। कितने हैं वो? 6.022 10⁻23। अगर मैंने आपको बोल दिया ना, ये कंसेप्ट जो है बनाना के ऊपर नहीं लग रहा, ये कंसेप्ट हम किसी भी चीज के ऊपर लगा सकते हैं। ठीक है, लेट अस सपोज मैंने बोला 1 मोल ऑफ कार। अब 1 मोल ऑफ कार कितने होते हैं? 6.22 10⁻23 कार्स। ठीक है, तो मैंने आपको इतना बड़ा टर्म बोला नहीं है, मैंने इतना बड़ा नहीं बोला कि 6.022 into 10⁻23 कार्स। नो, मेरे को बड़ा डिफिकल्ट लग रहा है ये वर्ड बोलना। इंस्टेड ऑफ दैट मैं आपको बोल रहा हूँ 1 मोल ऑफ कार। तो मतलब आप लोग समझ जाओगे कि सर ने बोल दिया 1 मोल मींस 6.022 10⁻23। तो ये जो वैल्यू है हमारे पास, ये फिक्स वैल्यू है जिसको आप लोगों ने ऑलवेज माइंड में रखना है, याद रखना आप लोगों ने। और इस वैल्यू को हम बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड एवोगैड्रो नंबर बोलते हैं इसको। ठीक है, एवोगैड्रो बोलते हैं इसको। रिमेंबर दैट दिस इज कॉल्ड व्हाट? एवोगैड्रो। कार को नहीं बोल रहे, ये नंबर जो है हमारे पास, दिस नंबर 6.022 10⁻23 represented by Na, एवोगैड्रो नंबर। Is the point clear to everyone? Now we will go towards the next point. हमने यहाँ पे एक चीज तो क्लियर कर ली कि दैट हमारे पास जो 1 डजन है, वन डजन क्या है हमारे पास, या फिर 1 ग्रॉस क्या है हमारे पास, या फिर 1 मोल क्या है हमारे पास? दैट इज योर 1 मोल है क्या हमारे पास? 6.022 10⁻23। 1 मोल इज सिंपली डिफाइंड, इतने हमारे पास एटम्स प्रेजेंट होंगे हमारे पास 1 मोल में, है ना। 1 मोल में कितने एटम्स प्रेजेंट है? 6.2 10⁻23 एटम्स आ गए। अब ये जो हमारे पास इतने एटम्स बन चुके हैं, अब मैंने आपको बोल दिया, लेट अस से आई हैव सेड 1 मोल ऑफ स्टार्स। इसका क्या मीनिंग होगा? 1 मोल ऑफ स्टार्स, इसका मीनिंग है 6.22 10⁻23 स्टार्स। मतलब 1 मोल जो टर्म है वो आपको 100% क्या होनी चाहिए? क्लियर होनी चाहिए कि 1 मोल का मीनिंग सिर्फ यही है।
1 mole means 6.022 10 raised to power 23. So and this number is called what? This is called Avogadro number. इसको दिमाग में फिक्स कर लो. दिस वैल्यू इज वेरी इंपॉर्टेंट. इसको दिमाग में जैसे मर्जी करके फिक्स कर लो, बिकॉज ये आपके सभी न्यूमेरिकल में यूज हो जाएगी. ठीक है, ये नहीं है कि सिर्फ एक न्यूमेरिकल में यूज होगा. जितने भी आप मोल कंसेप्ट में न्यूमेरिकल को करोगे सभी में ये वैल्यूज होंगी, वो क्या हो जाएंगी हमारे पास यूज होगी. ठीक है, अभी नेक्स्ट पे चलते हैं. नेक्स्ट है हमारे पास that let us suppose हमारे पास यहाँ पे ये मोल वगैरह कहाँ से आया, कैसे आया, इसको भी देखते हैं. हम सपोज करो हमारे पास एक एलिमेंट है, ये पढ़ा हुआ आप लोगों ने कार्बन, है ना, बड़ा इंपॉर्टेंट है. और जितने भी हमारे पास मासेस हैं वो हमने कार्बन की हेल्प से फाइंड आउट किए हुए हैं. ठीक है, जितने भी मासेस हैं हम कार्बन की हेल्प से फाइंड करते हैं. और हमें ये भी पता है कि कार्बन का जो मास है वो 12 है ना. ये कहाँ से आया 12? वन एटम का मास जो है वो 12 है. कैसे आया 12? ये नंबर कहाँ से आया 12? तो कैसे करते हैं, लेट अस सपोज हम ड्रॉ कर रहे हैं यहाँ पे. लेट अस से वी हैव अ न्यूक्लियस हियर. दिस इज व्हाट? न्यूक्लियस. नाइन्थ क्लास में आपने पढ़ा है कि एक न्यूक्लियस सेंटर में होता है, उसके सराउंडिंग्स में क्या होते हैं, ऑर्बिट्स होते हैं. ऑर्बिट्स में क्या है कि रिवॉल्व कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं. ठीक है, तो ये न्यूक्लियस है सेंटर में हमारे पास. तो यहाँ पे क्या होते हैं, हमारे प्रोटॉन्स भी होंगे और यहाँ पे न्यूट्रॉन्स भी होंगे. कार्बन में 6 प्रोटॉन्स और 6 न्यूट्रॉन्स होते हैं. और कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं हमारे पास यहाँ पे? 1 2 3 4 5 6. 4 इलेक्ट्रॉन्स बाहर होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे होंगे. तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे? 6 इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास यहाँ पे हो जाएंगे. ठीक है, तो अभी जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास यहाँ पे हो चुके हैं बच्चा, प्लीज लिसन इट वेरी केयरफुली. तो अब मैंने बोला कि ये जो हमारे पास कार्बन है इसका जो मास है वो 12 है. कैसे आया 12? देखो 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 6 ही क्या है, प्रोटॉन्स हैं, और 6 ही क्या है, न्यूट्रॉन्स. तो आप लोगों ने ये भी पढ़ा होता है कि दैट मास नंबर जो है, मास नंबर वो दो चीजों के ऊपर डिपेंड कर रहा है, न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स, क्योंकि ये न्यूक्लियस के अंदर है. पूरा मास जो होता है वो न्यूक्लियस के ऊपर डिपेंड कर रहा है. तो हम यहाँ पे प्लस कर देते हैं. लो जी, प्लस कर दिए. कितना हो गया? 12 आ गया. तो कार्बन का इसीलिए मास 12 है, इसीलिए तो है ही है. लेकिन यहाँ पे हमने इलेक्ट्रॉन्स को क्यों नहीं इंक्लूड किया? इसका कारण क्या है हमारे पास? इसका रीजन है कि हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन्स का मास है ना वो प्रोटॉन के कंपैरिजन में बहुत कम है, नेग्लिजिबल हो जाता है. ठीक है, तो इसी कारण हम इसको क्या कर देते हैं, वहीं पे कंसीडर नहीं करते हैं. तो अगर हम प्रोटॉन की बात करें, एक प्रोटॉन की बात करें, उसका मास कितना है? 1.67 10 टू पावर -24 ग्राम्स. ठीक है, और वहीं पे 1 अगर हम न्यूट्रॉन की बात करें, इसका मास भी कितना हो जाएगा? 1.67. लगभग सेम ही होगा हमारे पास, अप्रोक्सीमेटली दे आर सेम फ्यूचर. ठीक है, तो इन दोनों का मास जो है हमारे पास इतना हो गया. तो अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉन के मास की, ये होगा 9.11 10 टू पावर -27. कुछ बच्चे बुक में देखेंगे वहां पे 31 लिखा हुआ है ना, तो वहां पे ग्राम्स वगैरह में है हमारे पास, वहां पे किलोग्राम्स में होगा, तो यहाँ पे ग्राम्स में आएंगे. ठीक है, ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन का मास, ये न्यूट्रॉन का, ये प्रोटॉन का मास है हमारे पास. सी वेरी केयरफुली. तो एक कार्बन में जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स हैं, इनका मास अगर इनके साथ कंपेयर करें, देखो 27 24 माइनस में डिनोमिनेटर में चला जाएगा, डिवाइड बाय कितना हो जाएगा, देख लो आपको 1000 के नियर अबाउट हो जाएगा. तो इसकी वैल्यू जो है बहुत कम हो जाएगी. मतलब जो एक इलेक्ट्रॉन का मास है हमारे पास न्यूट्रॉन के मास के 1847 के मास के इक्वल होगा. इतना कम वैल्यू होगी हमारे पास. ठीक है, तो इसी कारण हम इलेक्ट्रॉन के मास को क्या नहीं करते, कंसीडर. हम इलेक्ट्रॉन के मास को क्या नहीं करते, कंसीडर नहीं करते हैं. किस चीज को फाइंड आउट करने के लिए? कार्बन के मास को फाइंड करने के लिए. तो हमारे पास यहां पे जो कार्बन है, कार्बन इज देयर, कार्बन के पास कितने कितने प्रोटॉन्स हैं? 6 हैं. कितने न्यूट्रॉन्स हैं? 6 हैं. तो कितना हो गया हमारे पास टोटल? 12 हो गया. 12 प्रोटॉन्स 12 न्यूट्रॉन्स. अभी मैंने आपको बताया था प्रोटॉन न्यूट्रॉन का मास कितना था, 1.6 × 10 टू पावर कितना था, -24. तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करो.
तो ये हमारे पास जो है एक कार्बन के एटम का मास आ जाएगा। सो दिस इज द मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन। एक एटम का मास आ चुका है। कार्बन एटम आपने पढ़ा है, सबसे स्मॉलेस्ट जो है हमारे पास किसी भी मैटर की बात करें, सबसे स्मॉलेस्ट उसकी क्वांटिटी, उसको हम क्या बोलते हैं, मैटर, आगे एटम बोलते हैं उसको। एटम को फर्दर हम डिवाइड कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन में। तो हमारे पास यहाँ पे जो एटम है उसका एक एटम का मास कितना आ रहा है, 12 into 1.6 into 7 × 10⁻⁻24, क्योंकि इसका मास जो है वो सिर्फ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के ऊपर डिपेंड है, ठीक है। और ये भी पता है कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर क्यों नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास जो है प्रोटॉन के कंपैरिजन 1/1847 टाइम्स क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कार्बन का मास कितना आ गया हमारे पास, C is equal to 12 into 1.67 10⁻24, इतना मास कार्बन के एक एटम का। तो यहाँ पे ये जो हमारे पास टर्म है इसको बोल देते हैं हम AMU, एटॉमिक मास यूनिट, और इसको एक और लेटर से रिप्रेजेंट कर देते हैं, दैट इज व्हाट, U। अब ये U क्या है हमारे पास, दैट इज कॉल्ड यूनिफाइड मास। ये क्या है हमारे पास, एटॉमिक मास यूनिट। तो आप लोग चाहे तो इसको AMU से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, आइदर यू कैन रिप्रेजेंट इट विद द लेटर U से रिप्रेजेंट कर, आपकी चॉइस है, ठीक है। तो IUPAC ने तो बोला इसको U से रिप्रेजेंट करना हमने यूनिफाइड मास को, लेकिन हम लोग इसको AMU से भी कर सकते हैं। तो कार्बन के एक एटम का मास हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, मैंने आपको बोल दिया, इसको हम क्या बोलते हैं, AMU, ठीक है। कार्बन के एक एटम का मास कितना हो जाएगा, 12, इसको क्या लिखेंगे हम, इट कैन बी रिटन एज 12 AMU। इज इट क्लियर? सो प्लीज नोट इट डाउन कि हमने यहाँ पे कार्बन के एक एटम का क्या फाइंड कर लिया, मास फाइंड कर लिया, ठीक है। अब यहां से अगर हम चाहें तो AMU की डेफिनेशन बनानी हो तो कैसे हो जाएगी, लेट अस सपोज पेपर में आ गया डिफाइन 1 AMU, तो 1 AMU किसके इक्वल हो जाएगा, देखो 1 AMU किसके इक्वल हो जाएगा, 1/12 कार्बन 12, हम ऐसे लिखते हैं इसको ना, जो 1 AMU किसके इक्वल होता है हमारे पास, कार्बन एटम के 1/12, मतलब जो एक एटम, कार्बन का एक एटम का मास, एक एटम का मास कितना था, 12, ठीक है। उसको अगर डिवाइड कर दे वहां से तो वो किसके इक्वल आ जाएगा हमारे पास, 1 AMU के इक्वल आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये तो देखो पूरा हमारे पास ये बन गया। अगर हमने यहाँ पे 1 लेके आना तो क्या करेंगे, इसको कार्बन डिवाइड बाय 12, हमारे पास क्या बन जाएगा, 1 AMU, ठीक है। तो प्लीज नोट इट डाउन। तो हमने यहाँ पे फाइंड आउट कर लिया कि हमारे पास जो एक कार्बन का जो मास होगा, एक एटम का जो मास होगा वो कितना होगा, दैट इज 12 into 1.67 10⁻24, और वी कैन से AMU, ठीक है। अभी नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है, दैट इज हमारे पास एक नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन क्या है हमारे पास, जस्ट सी ऑन द बोर्ड, ध्यान से देखना। लेट अस सपोज हमें क्वेश्चन जो पूछा गया है वो क्या पूछा गया है कि हमने फाइंड आउट करना है 6.00 6.02 10⁻23 एटम्स ऑफ कार्बन का मास फाइंड करना है, ठीक है। कार्बन के इतने एटम्स का क्या फाइंड करना, हमने मास फाइंड करना है, कितना मास होगा हमारे पास, 6.02 10⁻23 एटम्स ऑफ कार्बन का हमने मास फाइंड करना है, ठीक है। तो हमें पता है, मैंने आपको बताया था कि 1 डजन किसके इक्वल होता है हमारे पास, 12 बनानास के इक्वल होता है, 1 ग्रॉस किसके इक्वल होता है, 144 के इक्वल होता है, और वहां पे मैंने बताया था 1 मोल किसके इक्वल होता है, 6.02 10⁻23। तो यहां पे भी देखो वही टर्म आ गई, तो ये किसके इक्वल होगा, यानी 1 मोल ऑफ कार्बन के इक्वल होगा। तो हमें अभी इसका मास फाइंड करना, दैट इज 1 मोल ऑफ कार्बन का मास फाइंड करना हमें, 1 मोल ऑफ कार्बन, है ना। तो अभी आप लोगों ने यहां पे देखा कि एक एटम जो है कार्बन, 1 एटम कार्बन का जो मास था अभी हमने फाइंड आउट किया है, कितना आ रहा है हमारे पास मास। यहां पे देखो बेटा ध्यान से, 1 कार्बन एटम का मास था हमारे पास 12 AMU, इतना मास आ रहा है ना, एक एटम का। तो हमें कितने एटम्स का फाइंड करना है, 6.02, तो क्या करेंगे, 6.022 10⁻23 एटम्स, एक एटम का इतना मास है, इतने एटम्स का कितना होगा, इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे,
ठीक है, एक एटम का मास इतना, इतने एटम्स का मास 12 से मल्टीप्लाई 12 AMU से। अभी आप लोगों ने ये भी पढ़ा था कि 1 AMU की वैल्यू कितनी थी, 1.6 10 to power 27, तो यहां पे पुट कर दीजिए इसको 12 into 1.67 10 to power 24 वैल्यू। देखो ये 23 24 कट जाएंगे, 10 आ जाएगा ना, 10 आ जाएगा, इसको करेंगे हमारे पास वैल्यू आ जाएगी दैट इज योर 10 आ जाएगी, इसको करेंगे ना हम सॉल्व तो लगभग वैल्यू आपकी 10 आ जाएगी, ये बन जाएगा 10 लगभग अप्रोक्सीमेटली 10 12, इसको सॉल्व किया इसके साथ कितना आ जाएगा 10 is power -1, इसको कैंसिल कर दिया तो कितना आ गया हमारे पास 12 ग्राम। मतलब हमारे पास एक मोल 1 मोल कार्बन, 1 मोल कार्बन मींस 6.02 to the power 23 atoms of carbon, ये दोनों इक्वल है हमारे पास, का मास कितना हो जाएगा 12 ग्राम, 12 ग्राम। और एक एटम ऑफ कार्बन का मास कितना हो जाएगा 12 U और 12 AMU। प्लीज स्टूडेंट्स नोट इट डाउन, 12 U और 12 AMU, और ग्राम में डिफरेंस क्या है हमारे पास, ठीक है ना। तो ग्राम में क्या है हमारे पास, यहाँ पे ये कितने एटम्स होंगे, देखो कार्बन का एक एटम इतना सा होगा, ये मैंने यहाँ पे ना एक डॉट लगा दिया, लो जी डॉट लगा दिया, ये डॉट आपको विजिबल भी नहीं होगा, मैंने बोल दिया कि ये जो डॉट लगा है ये कार्बन का है, ठीक है, इंक है भाई कार्बन की बनी हुई है, तो कार्बन का एक डॉट लगा दिया तो उसका मास कितना होगा 12 U। अब मैंने बोला कि वैसे मैंने कितने डॉट्स लगा दिए 6.02 to 10 power 23 डॉट्स लगा दिए, इकट्ठा कर दिया उनको, जब मैंने डॉट्स को उठाया उसका मास जो मेरे पास कितना आ रहा था हमारे पास 12 ग्राम आ रहा था, ये हमने फाइंड आउट कर लिया, ठीक है। सो प्लीज जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, आगे हम इसके बाद न्यूमेरिक्स के फार्मूलाज पे चलेंगे, मोल कांसेप्ट के जो फार्मूलाज हैं हमारे पास, प्लीज नोट इट डाउन, जल्दी से नोट कर लीजिए इसको। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, the formulas related with the mole concepts। There are two methods to solve the questions related to mole concept। दो मेथड है, एक तो हमारे पास है यूनिटरी मेथड है, ठीक है, यूनिटरी मेथड इज देयर, ये आपको बाद में करवाएंगे, पहले आप लोग सिंपल देखो, हमारे पास फॉर्मूला भी है, फॉर्मूलाज है रिलेटेड टू मोल कंसेप्ट, टॉपिक हमारा वही रहेगा मोल कंसेप्ट, ठीक है, ये यूनिटरी मेथड है, ये फॉर्मूलाज रिलेटेड है, ठीक है। सबसे पहले फॉर्मूला जो है किसी भी नंबर ऑफ मोल्स को फाइंड आउट करने के लिए, नंबर ऑफ मोल्स को फाइंड करना है हमने, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स, इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम लेटर स्मॉल n से, ठीक है। उसके बाद हमारे पास होता है एक गिवन मास, पहले टर्म्स को समझ लें अच्छे से, फिर इसके बाद चलेंगे m से रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं, फिर हमारे पास होता है मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास को हम रिप्रेजेंट करते हैं लेटर कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट जो है हमारे पास कौन सा मास होता है, दैट इज योर होता है नंबर ऑफ पार्टिकल्स। अब पार्टिकल्स में आयंस भी आ जाते हैं, एटम्स भी आ जाते हैं, मॉलिक्यूल्स भी आ जाते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है एवोगैड्रो नंबर, इसको रिप्रेजेंट करते हैं लेटर n से, इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम लेटर NA। Somewhat represents n naught, but we will represent it with the letter NA। और इसकी वैल्यू मैंने आपको बताई, ये फिक्स है, it can't be changed, इसको चेंज नहीं कर सकते। 6.02 10 power 23, ठीक है, it is exactly equal to this number। Please learn this number, आपके दिमाग में होना चाहिए कि ये नंबर है क्या हमारे पास, ठीक है। So please note down the terms, इसको बाद में करते हैं मैथड को। अब नेक्स्ट चलते हैं फॉर्मूला के ऊपर। सबसे पहले हम लोग बोलेंगे यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स को निकालने के लिए फॉर्मूला। नंबर ऑफ मोल्स इज रिप्रेजेंटेड बाय लेटर n,
n can be calculated by applying the formula small n is equal to capital M. अभी small n क्या है? This is your given mass, ठीक है, अपॉन क्या हमारे पास मॉलिक्यूलर मास, कितना मॉलिक्यूलर मास किसी भी एटम का फाइंड आउट करना आपको आता है, ये कैसे करते हैं हम, एटम्स के सभी मासेस को क्या करते हैं, प्लस कर देते हैं। ये हमारे पास है सबसे पहला फार्मूला नंबर ऑफ मोल्स का। एक और फार्मूला भी है नंबर ऑफ मोल्स को कैलकुलेट करने का, n अपॉन Na, ठीक है। n क्या है हमारे पास, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ये लिखे हुए हैं, ये आपके आयंस हो सकते हैं, एटम्स हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर, जो की वैल्यू फिक्स है, वो कभी चेंज नहीं हो सकती, 6.02 10 to the power 23। ये दोनों फॉर्मूलाज आपने दिमाग में रखने हैं, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज, वेरी इंपॉर्टेंट। तो अभी इन दोनों को कंपेयर करते हैं, कंपेयर करेंगे तो ये बन गया हमारे पास, ये हमारे पास थर्ड फॉर्मूला बन गया, ठीक है। ये 3 फॉर्मूलाज हैं, please note these formulas and we are going to apply these formulas in various questions to find moles and given mass, molecular mass, number of particles and Avogadro number। जल्दी से इसको नोट कर लीजिए प्लीज, so that we can proceed to the numericals। जब तक numericals नहीं करेंगे हमें concept नहीं समझने लगेगा, examples करने बहुत जरूरी हैं। तो कर देना इसको। So the next हमारे पास है यहाँ पे, ध्यान से देखना बेटा, न्यूमेरिकल्स जो हैं वो इन्हीं फॉर्मूलाज के बेसिस के ऊपर है जो भी हम देखेंगे। स्टार्टिंग विद वेरी सिंपल क्वेश्चन, कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स present in not one, let it take example 16 gram of oxygen gas, ठीक है। अभी हमने नंबर ऑफ मोल्स को कैलकुलेट करना है। जब भी नंबर ऑफ मोल्स की बात करें तो हमारे दिमाग में आना चाहिए स्मॉल n, ठीक है। स्मॉल n को कैलकुलेट करेंगे, स्मॉल n किसके इक्वल आ जाएगा हमारे पास, स्मॉल n विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। और हमारे पास यहाँ पे इसको ही हमने क्या करना है, कैलकुलेट करना है। फॉर्मूला क्या था, एक तो ये था मास, जो मास से रिलेटेड था, यहाँ पे मास गिवन है तो ये था, कितना आ गया 16। देखिए यहाँ पे ये फॉर्मूला लगेगा, ठीक है, ये फॉर्मूला लग गया। और ये जो हमें दिया 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन गैस बोला उसने, 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन गैस का मतलब क्या हुआ कि हमारे पास 16 ग्राम जो है वो गिवन गैस है। कितनी गैस है, 16 ग्राम। तो अभी नेक्स्ट जो है हमारे पास वो कितना आ जाएगा, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो है हमारे पास उसका जो है हमें क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करना पड़ेगा। और उसने बोला O2, 16 2 कितना हो गया 32, कैन बी 32 हियर। कैपिटल M की हमने वैल्यू फाइंड कर ली 32, स्मॉल m की कर ली वैल्यू, पुट कर दो 16 बाय 32 कितना आ जाएगा हमारे पास, कैंसिलेशन करने के बाद आ गया आंसर 1/2 आ गया। तो हमारे पास कितने मोल्स हो गए यहाँ पे, 1/2 मोल्स यहाँ पे हमने फाइंड आउट कर लिए। प्लीज नोट इट, न्यूमेरिकल्स को नोट करिए। ये जो न्यूमेरिकल हमने सॉल्व किया ना, ये न्यूमेरिकल जो है वो फॉर्मूलाज के बेस के ऊपर था। अभी जो हम न्यूमेरिकल इसको सॉल्व करेंगे इसको यूनिटरी मेथड से भी कर लेते हैं। यूनिटरी मेथड, वेरी सिंपल मेथड, ठीक है। इसमें क्या दिया हुआ है कि 16 ग्राम जो है हमारे पास ऑक्सीजन गिवन है, तो हमें कैलकुलेट क्या करना है, इसके अंदर जो है नंबर ऑफ मोल्स को क्या करना है, हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है। आप लोगों ने पढ़ा हुआ कि दैट 1 मोल जो होता है वो किसके इक्वल होता है, 1 मोल कार्बन के 12 मास के इक्वल था ना, 12 ग्राम के इक्वल था। पढ़ा था ना दैट 1 मोल जो था, 1 मोल इसके इक्वल था 6.22 10⁻23 एटम्स के इक्वल था, जो किसके इक्वल आया था,
12 ग्राम के इक्वल आ गया था हमारे पास, अगर आपको याद होगा, इससे पहले भी मैंने करवाया था। ये 12 ग्राम क्या था, ये हमारे पास जो कार्बन का हमने मास फाइंड किया था, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास 1 मोल ऑफ जो है वो ऑक्सीजन गैस है, वो किसके इक्वल होगा, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन के इक्वल होगा। तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि 32 ग्राम ऑक्सीजन में कितने मोल्स हैं, 1 मोल है। देखिए मैंने इसको जस्ट उल्टा करके लिख दिया, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस 32 ग्राम के इक्वल है। ये 32 कहां से आया, ये 32 कहां से आया, एक ऑक्सीजन का कितना था 16 ग्राम, तो ऑक्सीजन गैस है O2 है, 2 इंटू कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, तो कितना बन गया 32 बन गया हमारे पास। तो 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन गैस विल बी इक्वल टू व्हाट, 1 मोल, 1 मोल भी इक्वल है। तो 1 ग्राम जो होगा वो किसके इक्वल आ जाएगा, 1/32 मोल्स के इक्वल आ जाएगा, ठीक है, 1/32 मोल्स के इक्वल आ गया। अब बचा आप लोगों ने फाइंड आउट करना है 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन गैस में कितने मोल्स हैं। 32 पता आपको कितने हैं, 1 मोल है, 1 ग्राम के भी पता आपको कितने हैं, तो 16 के लिए क्या करेंगे, 16 ग्राम के लिए 1 को 16 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर हमने यहाँ पे 1 ग्राम को 16 से मल्टीप्लाई कर दिया तो इधर भी हमें 31/32 को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 16, तो हमारा आंसर कितना आ गया, हाफ मोल। You can apply any of the method, चाहे तो ये मेथड अप्लाई करो चाहे ये मेथड अप्लाई करो सॉल्व करने के लिए क्वेश्चन को, बोथ आर इजी। प्लीज जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। रिलेटेड टू द मोल कंसेप्ट, प्लीज नोट इट डाउन। Now the next question, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स present in, calculate the number of moles present in 12.044 10 to power 20 स्टार्स। हमारे पास इतने स्टार्स हैं, ठीक है, तो इसमें आपने क्या कैलकुलेट करने हैं, नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने हैं। बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है, तो वही फॉर्मूला आपके दिमाग में होना चाहिए। अब यहाँ पे स्टार्स होगी, वही कंसेप्ट आ गया, जो एन है, एन है क्या था आपके, एटम्स, आयंस, पार्टिकल्स, स्टार्स पार्टिकल्स में आ जाएंगे, तो पार्टिकल्स आ गया हमारे पास। यहाँ पे कितने पार्टिकल्स हैं, ये दिए हुए हैं, मतलब हमें एन जो है ऑलरेडी गिवन है, कितना एन है, 10 to power 24, और हमें n नॉट की वैल्यू पता कितनी है, 10 to power कितनी है हमारे पास 23, वैल्यू पुट कर दीजिए जल्दी से, ये आ जाएगा हमारे पास 12.044 10 to power 24 डिवाइडेड बाय 6.022 10 to power 23। तो अभी क्या करेंगे, इसको कैंसिल कर देंगे, इसको कैंसिल करते हैं, ये कैंसिल कर दिया, यहाँ पे 10 आ गया हमारे पास, इसको कैंसिल कर दिया, 2 आ गया हमारे पास, तो n नॉट की जो वैल्यू है हमारे पास कितनी आ चुकी है, 20 मोल्स। n नॉट नहीं, सॉरी स्मॉल n, क्योंकि हमने फॉर्मूला ये वाला लगाया है n निकालने के लिए, है ना, नॉट n नॉट n, तो n की वैल्यू कितनी आ गई 20 मोल्स, मतलब हमारे पास कितने स्टार्स में कितने मोल होंगे, 20 मोल्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है। तो इसको हम यूनिटरी मेथड से भी कर लेते हैं, और मेथड भी आपको बताया था मैंने, यूनिटरी सिंपल मेथड, और मैंने आपको बताया था उसमें कि 1 मोल जो है वो किसके इक्वल होगा, 1 मोल ऑफ स्टार किसके इक्वल होगा, 10 to power 23 स्टार्स के इक्वल होगा, ठीक है। तो मतलब इसको रिवर्स कर दें, लो जी रिवर्स कर दिया मैंने, मतलब कितने स्टार्स में कितने मोल होंगे, 1 मोल होंगे, है ना। तो 1 स्टार जो होगा ये 10 1 स्टार के बीच में कितने मोल्स होंगे, 1/16
6.2 10 raised to power 23 हो जाएगा। इतने मोल्स हमारे पास हैं और हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन में कितने मोल्स, कितने एटम्स के लिए पूछा, कितने मोल्स हैं, हाँ इतने स्टार्स में 12.044 10 raised to power 24 स्टार्स में कितने मोल्स हैं हमारे पास 1.6022 10 raised to power 23 12.044 10 raised to power 24 इसको कैंसिल कर देते हैं, यहाँ पे 10 आ गया, यहाँ पे 1 आ गया, यहाँ पे 2 आ गया, मतलब कितने मोल्स हो गए हमारे पास 2 10 20 मोल्स हमारे पास प्रेजेंट हैं। देखिए दोनों हमारे पास कितने सिंपल मेथड, कोई भी मेथड अप्लाई करो आपका आंसर जो है वो एग्जैक्टली क्या आएगा 20 मोल्स ही आएगा। इज इट क्लियर? प्लीज नोट इट डाउन, इसको नोट कर लीजिए अच्छे से प्लीज। चलिए अभी नेक्स्ट जो है हमारे पास एक और फॉर्मूला है दैट इज आल्सो रिलेटेड विद द नंबर ऑफ मोल्स और उसमें हम गैस को कंसीडर करेंगे। हमारे पास यहाँ पे फॉर्मूला क्या है दैट इज n इज इक्वल टू दैट इज वॉल्यूम ऑफ गैस एट STP, वॉल्यूम ऑफ गैस STP, और इसकी जो वैल्यू है वो फिक्स है हमारे पास, ठीक है। इसकी डिनोमिनेटर में जो टर्म है वो है हमारे पास मोलर वॉल्यूम, कितना हमारे पास मोलर वॉल्यूम 22.4 लीटर। रिमेंबर दिस वन, मोलर वॉल्यूम से हम डिवाइड करेंगे, जैसे हमारे पास होता है ना डिनोमिनेटर में एवोगाड्रो नंबर n/na, तो na की वैल्यू फिक्स होती है, यहाँ पे मोलर वॉल्यूम आ जाएगा डिनोमिनेटर में, ठीक है। तो इसी फॉर्मूला से रिलेटेड एक क्वेश्चन को सॉल्व आउट करते हैं। क्वेश्चन क्या है हमारे पास, क्वेश्चन इज दैट कैलकुलेट the volume of gas, calculate the volume of gas, which gas? Oxygen gas, present in 20 moles। अब 20 मोल्स में कितना वॉल्यूम है गैस का वो फाइंड करना है, ठीक है। मतलब इसमें आपको जो है वो n दे रखा है, कितना n दे रखा है 20 मोल्स। आपने कैलकुलेट क्या करना है, वॉल्यूम ऑफ गैस को कैलकुलेट करना है, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ गैस कहां पे, एट कंडीशन है एट STP, स्टैंडर्ड टेंपरेचर एंड प्रेशर, स्टैंडर्ड टेंपरेचर एंड प्रेशर, ठीक है। इसके ऊपर आपने क्या करना है, इसका जो है वो वॉल्यूम फाइंड करना है। आपको स्मॉल n की वैल्यू दे रखी है, मोल्स दे रखे हैं, कितने मोल्स हैं 20 मोल्स, तो यहां पे आप डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करें, दैट इज स्मॉल n इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ गैस एट STP डिवाइड बाय मोलर वॉल्यूम, जिसकी वैल्यू फिक्स है, कितनी है 22.4 लीटर्स। अब हमारे पास n की वैल्यू गिवन है 20, वॉल्यूम ऑफ गैस आपने कैलकुलेट करना है, डिनोमिनेटर 22.4, नाउ वी विल मल्टीप्लाई इट, नाउ वी विल हैव वॉल्यूम ऑफ गैस इज इक्वल टू 20 into 22.4 डिवाइड्स बाय 10, यहाँ पे 0 कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा 844 लीटर्स, ये वॉल्यूम आ गया हमारे पास। So this was the third formula that relates to the number of moles. Now we have completed the term that how we can find the number of moles in a with the help of the mass, with the help of the number of atoms, ions, and that is particles. And along with that we have also finished the topic that related with the volume of the gas. Now the three methods by which we can find the number of moles have been clarified. मेरी तरफ से तो क्लैरिफाइड है, होप कि आप सभी को समझ में आ गया होगा, ठीक है। सो इसी तरह अगर आप चाहते हैं कि नेक्स्ट लेक्चर जो हमारे पास है वो कंसंट्रेशन टर्म्स के बेसिस के ऊपर है, अगर चाहते हैं कि आपको नोटिफिकेशन आ जाए कंसंट्रेशन टर्म्स के बेसिस के ऊपर, प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। थैंक यू।